हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे इस समय। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एग्जामिनेशन से पहले आपके सारे जितने भी चैप्टर हैं उनको हम लोग आपसे रिवाइज कराएंगे। एंड आज हम लोग मौजूद है अपने चैप्टर नंबर 3 के साथ, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चैप्टर बहुत बच्चों को ईजी भी लगेगा और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमने क्लास 10th में पढ़ा है इसको। तो हमें बस हल्का सा पॉलिश करना है, कुछ नए नए टर्म्स आए हैं उनको समझना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर लेकिन अगर मान लो क्लास 10th का भूल गए हो तो अरे तो चिंता मत करो बच्चों, मैं आया हूँ ना, आप लोग को अभी इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर बिना देरी किए। तो बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिर ये करंट है क्या। व्हाट इज करंट? तो करंट इज नथिंग बच्चा लोग, बट व्हाट इज दिस? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते थे तो सही नहीं होता? नहीं बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किस रेट से चल रहा है ना, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि किस स्पीड से सिर्फ मेरे यहाँ आके बोलने से थोड़ी होता है। मैं किस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, कितना तेज बोल रहा हूँ, ये भी तो मायने रखता है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन होने से जरूरी नहीं कि आपके पास करंट आ जाए, इलेक्ट्रॉन चलने लग जाए तो आप लोग के पास करंट आ गया ना 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 ना। किस स्पीड से चल रहा है, किस रेट से चल रहा है, वो जानना भी जरूरी है। अभी उस स्पीड के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन भी करेंगे। नाउ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। अब हमारे पास एक दूसरा वर्ड आ जाता है, उसका नाम है एवरेज। एवरेज करंट। अब एवरेज करंट क्या होता है बेटा? एवरेज करंट होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एवरेज करंट। जितना चार्ज है उसको ले लो, अपॉन जितना टाइम है उसको कर दो, ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिए सर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जानना है कि करंट कितना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? तब हम लोग निकालेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस करंट। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी। डी क्यू अपॉन डी टी। और यहां से आप करंट और चार्ज भी निकाल सकते हैं। इसी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। लिखने का तरीका है अपना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पर्टिकुलर टाइम में इतना करंट फ्लो हुआ है इतने टाइम में, तो बताइए कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया सर। अब ये बेटा हमने आपसे बात किया था कि करंट या सॉरी आपका करंट कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर कुछ ना करो, एक हमारे पास लोहा है, मान लो हमारे पास एक एक आयरन बार है, और इसके पास बेटा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये रैंडम मोशन करेगा। कैसे करेगा? ऐसे 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 ऐसे। ये रैंडम मोशन करेगा। और ये रैंडम मोशन ना बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती है। कितनी ज्यादा? तो याद रखना बेटा, रैंडम मोशन की जो स्पीड होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में। ऑर्डर में होता है, ठीक है बेटा। क्लियर है? इतना तेज होता है, लेकिन फिर भी हमें करंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं ना, मान लो ये रैंडम मोशन कर रहा है और ये इधर रैंडम मोशन कर रहा है, दोनों का करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों हमें अगर चाहिए कि यहां से करंट फ्लो करे, तो हमें यहाँ एक बैटरी लगानी पड़ेगी, एक पोटेंशियल देना पड़ेगा। सर क्यों देंगे पोटेंशियल? तो रुकिए अभी दिखा देते हैं आपको। देखिए, ओहो, एक सेकंड, हमें यहाँ पे एक सेकंड। देखिए,
अब मैंने इसको एक पोटेंशियल दे दिया, एक वोल्टेज V से जोड़ दिया। जैसे हम V वोल्टेज को इसमें जोड़ेंगे, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करना शुरू हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आप जान जाइए कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। ई नेट क्या होता है बेटा? जीरो। जिसकी वजह से अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अब कायदे से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्या बोला मैंने? धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये जो स्पीड है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे पे जाएगा, फिर उसको धक्का देगा, वो दूसरे को जाएगा, वो उसको धक्का देगा, वो आगे चला जाएगा। क्लियर है बेटा? इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो यहां पे हमने ये तो कर दिया सर। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये बताओ भैया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो आइए हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए बेटा, हम मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? E इंटू ई। अरे भाई Q इंटू ई तो होता है फोर्स। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। और हमें ये भी पता है कि फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? ई अपॉन एम। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन आया, अब हम यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, वेलोसिटी निकलेगा हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। अब मान लेते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। ये जो दूरी है यानी दो एटम के बीच की जो दूरी है वो है लैम्डा, और जो यहां से यहां जाने में इसने टाइम लिया वो था टाउ। टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? अच्छा ठीक है, क्लियर है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे बेटा? इनिशियली मान लो हम इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना हो गया? e इंटू ई अपॉन एम इंटू टाइम को क्या लेंगे? टाउ। और v कितना आ गया? ये। तो बेटा vd कितना हो गया? e इंटू ई अपॉन टाउ इंटू एम। और यही है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आपके सामने आ गया। सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई जरूरत नहीं इसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने का। कई सारे बुकों में ऐसा भी दिया होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये v ऐसे लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn, और वो आता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ये रिवीजन क्लास है, अगर आप ये प्रॉपर क्लास में पढ़ते तो मैं समझाता ये सब भी क्या है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा बेटा, हमारे पास करंट का एक नया फॉर्मूला आ गया। हमारे पास करंट का एक नया फॉर्मूला आ गया, और वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख लीजिए, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और बच्चों को याद कराने के लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं वी ना। वी ना याद रखना, ये भी वोल्टेज वाला है, इससे अपन को मतलब नहीं है, इसको हटा दो अभी। अपन को मतलब है इससे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बहुत लोग याद करने के लिए इसको ऐसे भी लिखते हैं वी ना। तो करंट का हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दूसरा डी क्यू अपॉन डी टी, और ये क्या हो गया? वी डी ई एन ए। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा। तो हमारे पास आ जाता ओम्स लॉ। बट ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते बेटा। सर वो टर्म्स क्या है? सबसे पहले बेटा एक टर्म आता है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सर ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है बेटा। करंट डेंसिटी, करंट को वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है जिसकी वैल्यू होती है I अपॉन ए कॉस थीटा। बहुत सारे बुकों में लिखा रहता है I अपॉन ए, नहीं 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 नहीं, वो होता है I अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों? ओके हाँ। अब हम लोग के कोर्स में क्या है कि करंट जो है वो एरिया से परपेंडिकुलर जा रहा होता है।
ठीक है, एरिया से परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर से कितना बना रहा है वो 0 डिग्री, तो ये हो जाता है 1। तो कई जगह बुकों में I/A लिख देते हैं लोग। ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, और अगर हमसे कोई पूछे, एक तो आपको ये जानना है, दूसरा हमको जानना है अगर कोई हमसे पूछे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आप क्या लिखोगे, वो आप लिख दोगे बेटा J इज इक्वल टू सिग्मा ई। बहुत जरूरी है बेटा ये जानना, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर J इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और ई क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बेटा हम लोग अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ हम लोग ने बहुत पहले ही पढ़ रखा था बेटा। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इज इक्वल टू I R। ओम्स लॉ ने हमसे यही बोला है, साफ साफ सीधे सीधे। जहां पे बेटा ये R क्या होता है, R इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, अब ये भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। या एक मिनट, आई थिंक ये कलर आप लोग को नहीं दिखाई देगा। हाँ, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस ऑफ वायर। उसके बाद ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ, या ये सही वर्ड नहीं रहेगा, चलो यही लिख देते हैं, नेचर ऑफ कंडक्टर। एंड तीसरा वो डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर। तो तीन चीजों पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। और इसके लिए हमने एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा एक फॉर्मूला भी याद कर रखा है, और वो फॉर्मूला है सर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एल क्या है, लेंथ है वायर की, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये रो क्या है बेटा, ये रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी। अच्छा सर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या होता है, देखो यार बेटा, रेजिस्टेंस ना क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी उनको बोलते हैं जिनको बाहर से चेंज कर सकते हो, फिजिकली चेंज कर सकते हो। जैसे वायर को काट दो, वायर को मोटा कर दो, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनको बाहर से चेंज कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको बाहर से चेंज करो तो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रेंसिक मतलब ये मीडियम के अंदर ये नेचर है ही, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करोगे तो वो मीडियम ही चेंज हो जाएगा। जैसे कॉपर है, अब तुमको कॉपर की रेजिस्टिविटी चेंज करनी है, कॉपर की रेजिस्टिविटी चेंज करनी है, तो या तो कॉपर ही चेंज कर दो, कॉपर को हटा दो, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अगर मीडियम सेम है और उसमें तुम टेम्परेचर छेड़खानी नहीं कर रहे हो, तो रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है बच्चों, चलो अभी मैंने बोला कि नेचर ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अब ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, आइए चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमारे पास तीन आइटम ले लेते हैं हम लोग। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक हो गया हमारे पास एलॉयज। ठीक है बच्चों, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक हो गया अलॉय।
अगर मान लीजिए हमने कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर हमने सब में बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने सब में बढ़ा दिया। अब मेरा सवाल यह है कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, और एलॉय में रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। अच्छा एक देखो एरर हो गई हमसे, सर इंसुलेटर में तो करंट जाएगा ही नहीं, तो उसकी तो बात ही मत कीजिए आप। बिल्कुल सही, तो हम यहाँ क्या रख देते हैं बेटा, हम यहाँ रख देते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? आइए देखते हैं बेटा, इसका जवाब हम लोग यहाँ ढूंढते हैं। तो देखो बेटा, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टर में, तो क्या हो जाएगा बेटा, रैंडम मोशन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो दो केस होगा, एक तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहले छुपे हुए थे वो उस हीट एनर्जी को पाके वो भी निकल जाएंगे, यानी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एक और दिक्कत होगी कि जो पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है वो और एनर्जी पाके रैंडम मोशन करने लगेंगे। क्या करेंगे? रैंडम मोशन। तो हमारा रैंडम मोशन भी बढ़ जाएगा, यानी भगदड़ बढ़ जाएगी। और रेजिस्टेंस करता क्या है? करंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जो करंट के यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करे, यानी उसको रोक के उसके फ्लो में अड़चने पैदा करे। तो यहाँ पे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है यानी करंट तो बढ़ेगा, लेकिन रैंडम मोशन भी बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहां पे इसकी वैल्यू ज्यादा है रैंडम मोशन की, और यही वजह है बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि भगदड़ बढ़ गया यानी मोशन कम हो गया, मोशन कम यानी रेजिस्टेंस की जीत हो रही है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहां पे सेम वही चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ बढ़ जाएंगे और रैंडम मोशन भी बढ़ जाएंगे। लेकिन बेटा यहां पे क्या होता है ना, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो रैंडम मोशन का फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए ये वाला केस यहां जीत जाता है। यानी सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, यहां पे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका सोलर पैनल। सोलर पैनल हीट ले रहा है और आपको बिजली दे रहा है, हालांकि उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है और ज्यादा करंट मिलेगा हमें। अब बेटा हुआ क्या ना कि हम लोग यार देखो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में रहते हैं, ठंडी पड़ती है तो बहुत पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत पड़ती है। ऐसे केसेस में हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो बाहर के टेम्परेचर की वजह से, तो हमने क्या बनाया? एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? जो छोटे मोटे टेम्परेचर चेंज पे कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई चेंजेस नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो अलॉयज में क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस पहले तो रुका रहता है लेकिन बाद में फिर इंक्रीज कर जाता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मैं सबका ग्राफ बना देता हूं इनफैक्ट, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अलॉयज में ऐसे होता है, शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बाद में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, यहां पे देख लो, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस घट गया। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर बड़ा होगा, अगर ये बढ़ा भी होगा तो कुछ लिमिट तक ही बढ़ी होगी सर, मतलब किसी सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ी होगी, और क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा? जितना चेंज टेम्परेचर में होगा। मैं कंडक्टर के केस की बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ कंडक्टर। बोलो यस या नो। अच्छा एक चीज और, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो तुम और ज्यादा पैसा कमाओगे उसको इन्वेस्ट करके,
तुम्हारे पास पैसा कम है तो तुम कम पैसा कमाओगे उसको इन्वेस्ट करके। तो शुरुआत में तुम्हारी क्या कंडीशन थी उस पर भी तुम्हारा बहुत डिपेंड करता है ना। तो बेटा याद रखना डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। ऑल्सो डेल्टा आर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। शुरू में कितना रेजिस्टेंस था, अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम था तो टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा कम बढ़ेगा। तो शुरुआत का रेजिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को मर्ज कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर आई डेल्टा टी। बोलो। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर आई अल्फा डेल्टा टी। देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये अलग है, ये अलग है बेटा। ये क्या होता है बेटा, ये हो गया आपका थर्मल कोएफिशिएंट। ये हो गया आपका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं बहुत लोग। तो ये हो गया डेल्टा आर इक्वल टू आर आई अल्फा डेल्टा टी। और अब डेल्टा आर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर को लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू आर आई अल्फा डेल्टा टी। तो आर एफ कितना हो गया बेटा, आर आई प्लस आर आई अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आर एफ इज इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और ये आपका आ गया फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। सिमिलरली ऐसे ही आप रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकते हो फिर आप, फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप इस तरह इसको भी लिख सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया था, हम तो ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर का फैक्टर तो समझ में आ गया। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो जैसे हम लोग ने कैपेसिटर में बात किया था अब यहाँ भी बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस बेटा दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, सीरीज में कैसा दिखाई देगा सर, सीरीज में तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और पैरेलल में कैसा दिखाई देगा सर, ठीक है। ये अपन का हो गया, एक सेकंड बच्चों, ये अपन का हो गया R1 R2 R3। और ये कितना हो गया बेटा, R1 R2 एंड R3। ठीक है सर। तो ये जो ब्लैक में ये हमें दिया हुआ है। तो अब बेटा हमें छोटा सा एक डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन में हम लोग ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक V नामक बैटरी से इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे भी हम इसको V नाम के बैटरी से जोड़ देंगे। ऑल्सो एक चीज आप लोग जान जाइए कि सीरीज में ना करंट सेम होता है, करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। उसी तरह बेटा पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है पर वोल्टेज सेम होता है। अगर हमने ये चीज देख ली, अगर हमने ये चीज समझ ली, अब हमारे लिए डेरिवेशन आसान हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर यहाँ R1 है तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। तो अंधा भी बता देगा कि V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, I R इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस I2 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। सिंस I
सब में बराबर है, तो यानी I से I कट गया कॉमन लेके, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही तो पढ़े थे सर, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग यहां बढ़ जाते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में अपने को पता है, पैरेलल में अपने को पता है, क्या पता है सर, करंट डिफरेंट होता है, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, सब में अलग अलग करंट गया होगा, इसमें गया होगा I1, इसमें गया होगा I2 और इसमें गया होगा I3। अब हम लोग करंट को क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, हम लोग करंट को लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन। बहुत बढ़िया। अब अंधा भी बता देगा बेटा कि यहां से V V V V कट गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। और यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ये तो वो कॉम्बिनेशन है बेटा सीरीज और पैरेलल में जो हम इजीली कर सकते हैं, पर मान लो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया जो हम इजीली नहीं कर सकते, ठीक है, या उसमें मल्टीपल बैटरीज लगे हुए हैं, तब हम कैसे करेंगे। तब बेटा यहां पे यूज करते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ का। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, किरचॉफ लॉ का। तो किरचॉफ लॉ ने क्या बोला था, देखो भैया किरचॉफ लॉ बहुत सीधे साधे आदमी थे, किरचॉफ लॉ ने हमें 2 नियम दिए थे, ठीक है। सबसे पहला रूल जो उन्होंने दिया था, किरचॉफ करंट लॉ, या इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। तो इसमें किरचॉफ ने कहा था कि भैया अगर कोई भी वायर किसी जंक्शन पे मैच कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ वायर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो इन्होंने बोला था भैया कि किसी भी जंक्शन पे जो करंट होगा ना वो क्या होगा, 0। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2 और यहाँ से आ रहा है I3। तो जंक्शन ना कभी भी ना करंट बनाएगा ना खा जाएगा, जंक्शन पे करंट हमेशा क्या होगा, 0। तो करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अच्छा प्लस लिया है, अगर मान लो अंदर जा रहा है, क्लियर है, अगर बाहर जा रहा होता तो हम क्या कर देते, माइनस ले लेते। क्लियर है, एक कोई अपना नियम बना लो, ऐसा कुछ नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही मानना है। अंदर को प्लस मान लो, बाहर को नेगेटिव, ये मान लोगे तो सही रहेगा, इजी रहेगा तुम्हारे लिए करना। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब तुम कहोगे सर मजा नहीं आया, कैसे, जैसे मान लो पहले तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए पॉज करके, अब देखिए आपको मजा दिलाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, चलिए अच्छा कुछ दिक्कत हो गई होगी, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही रफ कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं बेटा कि इसमें करंट जा रहा है एक में बाहर, I3 मान लो बाहर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर बेटा, हम लोग लिख सकते हैं सर I1 प्लस I2। अब चूंकि ये बाहर जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे माइनस I3 इज इक्वल टू 0। और अगर हम देखें I1 प्लस I2, अगर हम I3 को इधर भेज दें तो माइनस I3 क्या हो जाएगा, प्लस I3। एंड ये देखिए मैजिक, यानी I3 आपका क्या हो गया बेटा, I1 प्लस I2 के बराबर हो गया, यानी जितना करंट आया था उतना ही
निकल गया। यही है किरचॉफ का करंट लॉ। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चा को, हाँ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं लूप लॉ। इसमें किरचॉफ भैया ने ये कहा हमसे, लूप लॉ में उन्होंने हमसे क्या किया कि मान लीजिए हमारे पास एक लूप है, उसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल बैटरी लगे हुए हैं। ठीक है, खूब ढेर सारे रेजिस्टेंस, खूब बैटरी लगे हुए हैं, लूप बने हुए हैं। तो इन्होंने किरचॉफ भैया ने हमसे ये कहा है कि किसी भी लूप में, मान लो हमारे पास ये एक लूप है, किसी भी लूप में, इन एनी लूप, इन एनी लूप वोल्टेज में चेंज कितना होगा बेटा? जीरो। इन एनी लूप वोल्टेज में चेंज कितना होगा? जीरो। उन्होंने ये हमें बताया था। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते बेटा, याद रखना लेकिन किरचॉफ में अगर एक क्लॉकवाइज लिया तो दूसरे लूप को भी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, छोटे छोटे लूप को लेना है, इसको नहीं ले लेना कि सर ये भी तो एक लूप है। ना 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 ना, गलत कर रहे हो। अगर ये लूप नंबर 1 है तो ये लूप नंबर 2 है, अगर इसको क्लॉकवाइज लियो तो इसको भी क्लॉकवाइज लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज लो। क्लियर है बच्चों? अगर आपको इसको डिटेल में और समझना है कि सर इसका साइन कन्वेंशन कैसा है, नहीं है क्या है, तो हमारी डिटेल्ड वीडियोस भी बहुत जल्द आने वाली है, आप उन डिटेल वीडियोस को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ लॉ खत्म होने के बाद हमारे पास आ जाता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पक्का एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अब इसको भी समझ लेते हैं सर। तो मान लीजिए बेटा ये हमारे पास तो हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई सेटअप है। ठीक है, ऐसा कोई सेटअप है और ये मान लीजिए किसी बैटरी V से कनेक्टेड है। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए P है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए Q है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए S है। जाहिर सी बात है यहां से करंट आएगा। अब मान लेते हैं यहां से करंट I आया और यहाँ दो हिस्सों में टूट गया, I1 और I2 में। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बोलता है कि सर, व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बोलता है सर, अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S है, यानी अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, देन जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। और सेम उल्टा भी है कि अगर यहां पे कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये इसका अपॉन इसका इज इक्वल टू इसका अपॉन इसका, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। अगर P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस के रेशियो के बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण ले लेता हूं यहाँ पे, कि मान लीजिए ये है आपका 2 ओम, ये आपका मान लीजिए 1 ओम, उसी तरह मान लीजिए आपका हो गया 6 ओम, और ये आपका हो गया 3 ओम।
तो देखिए यहाँ पे P बाई क्यू कितना हो गया 2/1 इज इक्वल टू R बाई एस कितना हो गया 6/3, यानी ये भी कट के कितना आ गया 2/1, यानी दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब हम इसको सिंपली यहां से हटा भी सकते हैं, हम सिंपली इसको यहां से हटा भी सकते हैं बच्चों। तो ये रहा ये पूरा चैप्टर आज का। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग अब आगे के चैप्टर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों, रिवाइज करते रहिए, और अभी आखिरी मौका है तो पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। बाकी मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।